एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 18 कंप्लीट किए थे और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको देखें। और आज हम करने वाले हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 to 32, है ना। तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, जो कि पेज नंबर 193 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि आपने सम निकालना है, लेकिन किस चीज का? प्रोडक्ट्स का, है ना। प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस, यानी कि दो सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16, 32। भाई सीक्वेंस फर्स्ट जो है सीक्वेंस फर्स्ट वो है 2, 4, 8 और 16, 32। ओके, दैट्स इट। और सेकेंड सीक्वेंस जो है 32 तक है 128, और सीक्वेंस सेकेंड जो है वो है 128, 32, 8, 2, 32, 8, 2 और 1/2 लास्ट में। ओके, तो ये दो सीक्वेंस के प्रोडक्ट का सम निकालना है। और प्रोडक्ट किसका बेटा? इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का, है ना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखिए, रिक्वायर्ड सम, अगर मैं रिक्वायर्ड सम की बात करूं तो बेटा 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 और प्लस 32 इंटू 1/2। चेक कर लो भाई, यही करूंगा ना मैं। भाई मैंने कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट किया, फिर सब निकाल दी, यही तो बोला था आपसे। चलिए भाई, 128 2 कितने होते हैं? 8 2 16 का 6, कैरी हुआ 1, और 2 2 4 1 5 और 2 1 2, यानी 256। प्लस में 4 दूनी 8 और 3 4 3 12, 128। प्लस में 64, प्लस में 16 दूनी 32 और प्लस में 16। चेक कर लो भाई, इसको इससे काट के 16 आएगा ना। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो ना इसको, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो बेटा ये एक जीपी बन चुकी है। चेक कर लो, और जीपी में फर्स्ट टर्म इतना है और सेकंड टर्म इसको इससे डिवाइड करके आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो जीपी कितने टर्म की? 1 2 3 4 5, 5 टर्म की जीपी। तो मुझे 5 टर्म का सम निकालना है। वैसे तो मैं इन पांचों को प्लस करके भी निकाल सकता हूं, लेकिन जब हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं तो उसका यूज भी तो करना आना चाहिए ना, तो हम उसका यूज भी दिखाएंगे, है ना। तो हम सम निकालने वाले हैं 5 टर्म का, यानी कि S5। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बता दूं क्या होता है? चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। तो फॉर्मूला होता है A 1 माइनस आर रेश टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है, और यहाँ पे 1 से छोटी है r की वैल्यू, साफ नजर आ रही है। ठीक है, तो a कितना है बेटा? 256, अब तक 256, और 1 माइनस आर कितना आएगा? देखो ना, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 ना आएगा यार, है ना। और इसकी पावर में n अपॉन 1 माइनस 1/2। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, 256 एज इट इज। और यहां की अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस 1/2 की पावर n, और 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचा बेटा, 1/2 तो बचेगा, है ना। ओके, अब एक बात हो भाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा इनटू में, यस और नो? बिल्कुल चला जाएगा सर। तो जब इसको इधर इंटू कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6 दूनी 12 का 2, कैरी हुआ 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1, कैरी हुआ 1, और 2 टू द 4 8 5, 512 आएगा, यानी कि। और 512 विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 रेश टू द पावर n। अच्छा हाँ, n से याद आया, मेरे पे n की वैल्यू तो है भाई, मेरे को तो पता है ना कि n की वैल्यू 5 टर्म का सम निकालना है। तो 5 यहाँ पे पुट ही ना कर दें डायरेक्ट, क्यों इतना दिक्कत लेनी हमने। और जब यहाँ पे हम 5 पुट अप कर देंगे तो 5 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 लिख दूं डायरेक्टली यहाँ पे, सर लिख दीजिए। अब देखिए 256 इंटू में 2, जैसे कि मैंने बताया आपको, ऊपर चला जाएगा, और विद इन ब्रैकेट क्या बचा? एलसीएम लूंगा तो 32 माइनस 1, यानी कि 31/32 बचेगा। चेक कर लो सर, बिल्कुल यही बचेगा, है ना। अब देखो कट जाएगा, ये 16 से कट गया, और 16 से 16 बारी में ये भी कट गया, तो ये 16 का स्क्वायर 256 होता है ना। हाँ जी, अब बचा क्या बेटा? 16 इंटू 31 बचा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। तो 31 इंटू 16, यानी कि 6 कम 6 और 6 3 18,
और 31 का 31, 6, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 496। तो 496 इज द फाइनल आंसर। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसमें कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं वैसे तो। और बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैं उसकी हिंट यहीं पे दे देता हूं आपको, है ना। तो यहीं पे लिख देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28, है ना। 28 पेज नंबर सेम ही है, 193 एनसीईआरटी, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझदार हो। देखो इसमें लिखा है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंसेस हैं बेटा ए। तो फर्स्ट सीक्वेंस जो है, फर्स्ट सीक्वेंस ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा कहां तक है बेटा, डॉट 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 ए आर रेश पावर एन माइनस 1 तक है ना। ओके, और जो सेकंड सीक्वेंस है, सेकंड सीक्वेंस जो है वो कुछ इस तरीके का है, कैपिटल लेटर में ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा डॉट 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 एंड सो ऑन ए आर रेश पावर एन माइनस 1। ओके, कहते हैं फॉर्म अ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो, यानी कि ये आपने प्रूफ करना है कि इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या फॉर्म करता है बेटा, वो एक जीपी फॉर्म करता है और उसका कॉमन रेशियो निकाले, बस इतनी सी बात है। तो देखिए इनका अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का वो निकालता हूं बेटा, क्या निकालने को बोला हमसे, प्रोडक्ट, तो क्या आने वाला है, तो मैं प्रोडक्ट निकाल लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, है ना। टर्म्स आर, भाई क्या आएगा, देखो ए है ना, कॉमा ए आर, एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ लूं, कहीं ऐसा ना मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ रहा हूं और पता चल रहा है मैं करता रहता हूं। शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस दिस एंड दिस फॉर्म अ जीपी, फाइंड द कॉम्बिनेशन। हाँ ठीक है, यही करना है, ठीक है भाई, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर चेक कर लो, डॉट 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 कॉमा ए आर रेश पावर एन माइनस 1 इंटू ए आर रेश पावर एन माइनस 1। अब मेरे को ये बताना है कि ये जीपी है, तो यार अगर ये जीपी है तो मुझे इतना बात समझ में आनी चाहिए कि भाई इसका कॉमन रेशियो जो है वो सेम आएगा, तभी बात प्रूफ होगी कि ये जीपी है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने R1 को कैलकुलेट किया सबसे पहले, है ना। क्या कैलकुलेट किया, R1 कैसे कैलकुलेट करूंगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा, तो सेकंड टर्म ये रहा, फर्स्ट टर्म ये रहा, तो देखो क्या आ रहा है, ए आर अपॉन में ए, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये क्या आ गया बेटा, आर इंटू आर आ गया। अब मैंने R2 कैलकुलेट किया, भाई कैसे कैलकुलेट करूंगा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड, नहीं सर इस बार थर्ड को करेंगे, थर्ड को सेकंड से डिवाइड, है ना। भाई थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, तो थर्ड टर्म कितना है, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर स्क्वायर अपॉन सेकंड टर्म कितना है, ए आर इंटू ए आर, चेक कर लो। और देखो यहाँ पे ए से ए, ये वाला भी ए, और आर से आर पावर कट गई, और आर से यहाँ पे, तो क्या बचा, आर इंटू आर ही बचा, चेक कर लो। और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि बेटा कॉमन रेशियो हर केस में सेम आ रहा है, एंड सो ऑन इसी तरीके से। तो अगर कॉमन रेशियो सेम है तो इसका मतलब ये क्या है, एक जीपी है ना। सिंस R1 इक्वल है R2 के, इक्वल आएगा R3 के, इक्वल आएगा डॉट 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 Rn के, ऐसे चल रहा है ना। तो इट मीन्स वी कैन से, इट मीन्स we can say the product of its corresponding terms are GP, है ना। we can say the product of its corresponding terms are in GP। और इसका कॉमन रेशियो भी मांगा था आपसे, एंड कॉमन रेशियो जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कॉमन रेशियो तो निकाल रहे थे, आर इंटू आर है ना। अच्छा ये जो आपने दिखाया ये कितना आ रहा था, ये हर केस में आर इंटू आर आ रहा था, ये भी लिख दो, क्लियर है। तो बच्चे आपसे बोला गया था कि एक तो आप ये प्रूफ करो कि जीपी है और दूसरा उसका कॉमन रेशियो बताओ, तो हमने प्रूफ कर दिया कि जीपी है,
क्यों? क्योंकि हमारा कॉमन रेशियो उससे ही मारा हमेशा। ओके और इसका कॉमन रेशियो भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं रही होगी। वैसे भी मैंने हिंट दी थी, आपको समझ में आ गया होगा। डिट्टो सेम ही था, कुछ नहीं करना था, बस फर्क कितना इसमें सम निकालना था, इसमें सम नहीं निकालना था। उल्टा इजी था ये। चलो फटाफट से आप वीडियो पॉज करो। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि सेम पेज 193 एनसीईआरटी है। तो कहते हैं कि फाइंड द 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने ऐसे 4 नंबर्स को फाइंड करना है जो कि क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा? जीपी फॉर्म कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज, जिसमें जो थर्ड टर्म यानी थर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा बेटा? थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द सेकेंड, ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। देखो इसने क्या बोला, इसने ये बोला इट इज गिवन, क्या गिवन है कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 जाता है। यही बात बोली बेटा, एक बार और पढ़ के बताता हूं। साफ साफ शब्दों में इसने ये बात बोली है कि इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। ठीक है ना? ओके, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, और जो सेकेंड टर्म है वो ग्रेटर है किससे? फोर्थ टर्म से। और कितना ज्यादा है बेटा? बाय 18। ये 18 ज्यादा है इससे। ओके आगे लिखा है, बस खत्म, यही क्वेश्चन था। आपने चारों नंबर बताने हैं। चलो ठीक है, हमने मान लिया वो 4 नंबर यही रहे होंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, है ना? जब वो जीपी बना रहे तो कुछ ऐसे ही रहे होंगे ना, जाहिर सी बात है। चलो ठीक है, मान लेते हैं। अब सबसे पहले हमें ए और आर मिल जाए तो काम बन जाता है, तो वही निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। देखिए एक काम करते हैं, A3 की वैल्यू पुट करें। क्या होती है बेटा A3 की वैल्यू? ए पहले लिख लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं थर्ड टर्म, इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूं, तो A1 इक्वल टू 9 बचा, है ना? अब थर्ड टर्म क्या होता है? ए आर स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म क्या होता है? ए ही होता है, आपको पता है, इक्वल टू 9। अब चाहो तो ए को कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। इट इज इक्वेशन नंबर 1, है ना? ओके, नेक्स्ट वन इज A2 माइनस A4 इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो भैया A2 कितना होता है? AR होता है, और A4 AR क्यूब होता है, इक्वल टू 18। अब यहां से कॉमन है बेटा AR, चेक कर लो, AR कॉमन है और माइनस AR कॉमन ले रहा हूं यार मैं। तो जब मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया और AR भी कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर बचेगा यहां से प्लस का, चेक कर लो, प्लस का आर स्क्वायर, और यहां से 1 बचेगा माइनस का, है ना? ओके, इस तरफ 18 आ गया, और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 घोषित कर देते हैं। अब मैंने अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो मैं किसी ना किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाऊंगा, मेरे को पता है ना? तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है? तो देखिए सेकंड क्या है? माइनस का ए आर इनटू में आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 18, और फर्स्ट इससे डिवाइड करनी है, फर्स्ट है ए आर स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में 9 आएगा, है ना? चेक कर लो। तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर माइनस 1 से आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, और 9 से 2 टाइम्स में 18 भी कैंसिल हो गया, तो माइनस आर बचा, खाली माइनस आर बचा, और यहाँ पे 2, तो आर इक्वल टू -2। चेक कर लो भाई, आर की वैल्यू मिल गई मेरे को। अगर आर की वैल्यू में फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट करूंगा तो मेरे को ए भी मिल जाएगा, है ना? तो पुटिंग आर इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ए विद इन ब्रैकेट आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 है, चेक कर लो। तो बच्चों ए तो एज इट इज, -2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 इक्वल टू 9, तो ये 3 बचा, तो 3 इंटू ए बराबर 9, और 3 से 3 टाइम्स में, तो ए की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। भाई देखो ना, ए की वैल्यू कितनी मिल गई? ए इक्वल टू 3 नहीं आ गया? तो ए भी आपको मिल गया। अब आपको 4 टर्म निकालने थे, है ना? तो वो 4 टर्म आपने ये लेट कर रखे, तो इसको फाइंड आउट कर दो। नाउ रिक्वायर्ड टर्म्स आर, भाई क्या थे? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। चलो वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू 3, फिर 3 इंटू आर की वैल्यू -2, ठीक है, कॉमा ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू -2 का स्क्वायर, कॉमा ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू -2 का क्यूब। तो 3 टू 6 माइनस का, और ये 4 3 12 प्लस का, और ये -8 8 24 माइनस का 24।
भाई मेरे हिसाब से तो ये 4 नंबर ये है वो, और आपके हिसाब से भी यही होना चाहिए, आपका हिसाब थोड़ी ना अलग हो जाएगा, या हो जाएगा तो बता दो। चलिए ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि आंसर क्या है, ना मैं चेक कर रहा हूं, मैं सिर्फ अगला क्वेश्चन देख रहा हूं कि अगर अगला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है या सेम नहीं भी है, अगर हिंट देने से काम चल सकता तो मैं हिंट देता हूं उसके ना, और मेरे को ऐसा लगता है कि हिंट देने से डेफिनेटली काम बन जाएगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन की मैं हिंट देने जा रहा हूँ यहीं पे। ओके, बचे हुए स्पेस में। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर सेम ही है 193 NCERT। आप लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तो इसमें लिखा है बेटा इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ द gp आर a b एंड c रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपको pth टर्म दे दिया, qth टर्म दे दिया और rth टर्म दे दिया gp के, वो कितने हैं बेटा a b c रिस्पेक्टिवली, है ना। ओके ओके, तो a b c रिस्पेक्टिवली, प्रूफ दैट, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी बेटा, ये इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज गिवन। ओके, अब जो प्रूफ करना है वो यहां पे लिख देना, टू प्रूफ। प्रूफ वाली बात जो है वो कुछ इस प्रकार है कि a की पावर q माइनस आर, a रेस टू द पावर q माइनस आर इंटू b रेस टू द पावर r माइनस p इंटू c रेस टू द पावर p माइनस q इज इक्वल टू 1, है ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा लेंथी जरूर कह सकते हैं लेकिन इजी है। देखो आपने क्या करना है, आपने जो चीज गिवन है उसका यूज करेंगे। तो आपको pth टर्म दे रखा था भाई, pth टर्म a था, लेकिन pth टर्म होता क्या है, a भाई होता क्या है, a r रेश टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो p की जगह यहाँ पे n की जगह p माइनस 1 हो जाएगा भाई, pth टर्म निकाल रहे हो तो, मानते हैं बात। अब आप ये कहोगे सर यहाँ पे अगर a लिखोगे तो pth टर्म भी तो a है, तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट टर्म को आप किसी और चीज से डिनोट करो, लाइक कैपिटल ए लिख दो बराबर ए, ये आपने पहली इक्वेशन बना ली, चेक कर लो, ठीक है। हाँ, सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन क्यूएथ टर्म से बनाएंगे। क्यूएथ टर्म क्या होगा, ए आर रेश टू द पावर क्यू माइनस 1 होगा, और ये बी हो गया, है ना। सिमिलरली हम तीसरी इक्वेशन बनाने वाले हैं आर एफ टर्म से, जो कि बनेगी ए आर, अच्छा यहाँ पे आर आ रहा है ना, तो आप एक काम करो बेटा, यहाँ पे आर को भी आप कैपिटल ही ले लो, है ना, जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। भाई आपने फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर से डिनोट किया है, तो ए आर रेशियो पार आर माइनस 1। अब देखो ना, दो जगह सेम आर आते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए, है ना, इक्वल टू सी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आप खुद सोचो, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं टेकिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड विच इज a रेश टू द पावर q माइनस r इंटू b रेश टू द पावर r माइनस p इंटू c रेश टू द पावर p माइनस q, ये और अब मैं इसमें इस a, इस b और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 2 3 से सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरा काम होता हुआ दिख रहा है। a की वैल्यू क्या बेटा, a इंटू r रेश टू द पावर p माइनस 1, भाई p माइनस 1 है, ओके, और इसकी होल पावर क्या है, q माइनस r, तो होल पावर q माइनस r एज इट इज। सिमिलरली b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, b की वैल्यू ये रही a r की पावर q माइनस 1, और इसकी होल पावर कितनी थी, r माइनस p, चेक कर लो। c की जगह c की वैल्यू डाल रहे हैं, c की वैल्यू a r और r की पावर r माइनस 1 है, और c की पावर जो है वो एज इट इज आ जाएगी, यानी कि p माइनस q। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी बाकी है और हमारा 1 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आप ही कर दो ना यार, चलो ठीक है भाई, मुझे पता है मेरे से ही कराओगे, मैं ही करता हूं। यार देखो, ये इनटू में लिखा है और ये पावर है, तो इसका मतलब ये इसकी a की भी पावर है और r की भी पावर है, मानते हो जी, मानते हैं सर। तो जब मैं a की पावर लिखूंगा तो a की पावर तो डायरेक्टली q माइनस r लिख देता हूं। अब यहां पे थोड़ी घिचपिच होने वाली, ध्यान देना, और r की पावर दिस और दिस दोनों आ जाएंगे, और पावर के ऊपर पावर क्या होती है बेटा, इनटू होती है, तो ये दोनों इनटू में आ जाएंगे, नहीं आ जाएगी आर की पावर में, सर आ जाएंगे। तो आर की पावर में मैंने इनटू में लिख दिया p माइनस 1 और इनटू q माइनस r, चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेम यहाँ पे और सेम यहाँ पे होना है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन ना। तो बेटा यहाँ पे भी a की पावर क्या बन गई, r माइनस p बन गई, और r की पावर क्या बन गई, r की पावर एक तो पहले से थी q माइनस 1, और इसी के साथ r माइनस p भी आ गई। अब लास्ट टर्म इनटू में चल रहा है,
नीचे लिखना पड़ रहा है, लास्ट टर्म ए की पावर पी माइनस क्यू आएगी और इंटू में आर की पावर पी माइनस क्यू, तो नहीं पी माइनस क्यू कह रहा हूं, आर माइनस वन तो पहले से थी, है ना, आर माइनस वन पहले से थी और इसी के साथ पी माइनस क्यू भी आ गई। चेक कर लो, कंप्लीट। अब इसकी बाद की कहानी आपको पता है, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावरें इनटू में ऐड हो जाती है, तो पावरों को ऐड कर दो यार। तो देखो ना, ए की पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, चेक कर लो। और सिमिलरली आर की पावरें भी ऐड होंगी, तो आर की पावर देखो क्या क्या ऐड हो गई, पी माइनस वन क्यू माइनस आर, इसमें ऐड हुई ये वाली पावर, फिर इसमें ऐड होगी ये वाली पावर। तो इसको मेरे को नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस कम है बेटा, है ठीक है। और तो मैं ये वाली पावर को यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्यू माइनस वन ऐड हो गई और आर माइनस पी, और इसमें ऐड होगी ये वाली पावर, तो आर माइनस वन और पी माइनस क्यू। चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है भाई, मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा रहा हूँ, इस डॉट की जगह ये आना है, ठीक है, आप समझ जाना, इसलिए मैंने मार्क किया है उसको। ओके, अब देखो यहाँ पे Q प्लस का है और Q माइनस का कैंसिल हो गया, R माइनस का R प्लस का कैंसिल हो गया, P प्लस का P माइनस का कैंसिल हो गया, तो A की पावर कुछ नहीं, 0 बचा। और सेम ऐसी ही कहानी R के साथ भी होनी है, जब मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा ना इनकी पावरों के, सब कट जाएंगे। लेकिन आप कहोगे सर करके दिखाओ ना, थोड़ा करके दिखाऊंगा भाई मैं। देखो ये हो गया PQ और ये हो गया PR माइनस का माइनस Q और माइनस माइनस प्लस R, अभी तक तो ये हुआ। अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो प्लस में आएगा देखो क्यू आर, है ना, क्यू आर और माइनस का पी क्यू, माइनस का पी क्यू और माइनस का आर और माइनस माइनस प्लस का पी, ठीक है। अब ये वाला तो प्लस में नीचे लिख रहा हूं, है तो देखो पी आर, है ना, चेक कर लो, तो पी आर प्लस का और फिर इसको करा तो क्यू आर माइनस का और फिर 1 से किया तो माइनस का पी और माइनस माइनस प्लस का क्यू, दैट्स इट, ठीक है। अब देखेंगे भाई पी क्यू प्लस का है और देखो कहीं पे पी क्यू माइनस का है, पी आर माइनस का है और देखो कहीं पे पी आर प्लस का है, आर प्लस का है देखो कहीं पे आर माइनस का है, क्यू आर प्लस का है देखो कहीं पे क्यू आर माइनस का है, पी प्लस का है देखो कहीं पे पी माइनस का है और क्यू माइनस का है तो क्यू प्लस का है, सारे करके देखो, चेक कर लो। यही तो मैं आपको समझा रहा था। तो बचा क्या भाई, ए की पावर 0 बचा, इंटू में आर की पावर भी 0 बचा, और किसी की पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 होता है, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। पूरा क्वेश्चन करवा लिया मैंने, हिंट देने की सोची थी आप लोगों को ना, बेकार हो गए यार आप सब ना। चलो खैर कोई बात नहीं, अब जब हो ही गया तो अब तो वीडियो पॉज करके बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि सेम पेज 193 एनसीईआरटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ही पेशेंस बना के इसको देखें और ध्यान से समझें, है ना। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा है, इफ द फर्स्ट and the nth term of a GP are A and B respectively। तो यानी कि आपको इसने फर्स्ट टर्म दे दिया है जो कि A ही है और nth टर्म दे दिया है, ठीक है, जो कि B है, ये आपको बोला गया है। तो इट इज गिवन, हम कह सकते हैं कि ये बात हमें गिवन है ना। ओके, और आगे आपसे ये बोला जाता है, इफ P एंड इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, और P जो है वो प्रोडक्ट है n टर्म्स का, तो ऑल्सो वी हैव P इज इक्वल टू लाइक A1 इंटू A2, है ना, इंटू A3 इंटू डॉट 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 इंटू AN, कुछ इस तरीके से, है ना। P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, है ना। ओके, और नेक्स्ट आगे लिखा है बेटा, प्रूफ दैट पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी रेज़ टू द पावर n, और आपने प्रूफ करना है, टू प्रूफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी रेज़ टू द पावर n। लेट मी चेक फर्स्ट, एक बार और मैं चेक कर लेता हूं कि यही है ना, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी रेज़ टू द पावर n। बिल्कुल यही है और इसमें कोई शक भी नहीं है ना। तो क्वेश्चन तो ये है, और उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसमें कोई शक नहीं है ना। चलिए सबसे सर्वप्रथम इसका यूज कर लेते हैं, है ना। देखो हमें A1 दे रखा है A और AN दे रखा है हमें B, और बेसिकली AN होता क्या है, होता ये है AR रेज़ टू द पावर n-1 इक्वल टू B है, दैट्स इट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसका यूज करना चाहूंगा, अब वो जरूरत कब पड़ेगी वो तो डिपेंड करेगा आगे, है ना। चलिए एक चीज और दे रखी थी, P विद द प्रोडक्ट, तो P विद द प्रोडक्ट ऑफ A
भाई ए को तो A1 को तो ए ही कहूंगा और A2 को AR कहूंगा, A3 को AR स्क्वायर कहूंगा, डॉट 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 AN को AR⁻n-1 कहूंगा। कोई डाउट है बेटा? है नहीं ना? चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। यार एक बात हो, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स तक, मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स तक, सर हो तो है। तो क्या मैं इसको A⁻n कह दूं? हाँ कह दूं? सर कह दो यार, आपका बस चले तो कह दो। नहीं कह सकते हैं बेटा, देखो ना a जो है वो n टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको A⁻n कह सकते हैं। नहीं, अच्छा देखो मैं दिखाता हूं, अगर 2 जो है वो 3 टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं 2 की पावर 3 नहीं कह देता? कह देता हूं ना। तो इसीलिए a जो है वो n टाइम्स तक अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो A⁻n कह सकता हूं। क्या यार तुम भी कैसी बात करते हो। अब देखो r को मैंने देखा तो r के लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ 2 थी एंड सो ऑन ऐसे करके, और हमें पता है कि जब बेस इक्वल होती हैं और इनटू में पावर ऐड होती हैं तो क्या मैं r की पावर में ऐसे लिख सकता हूँ, सबकी पावर ऐड कर दूं 1 2 फिर 3 रही होगी, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट में n-1 रही होगी। चेक कर लो, यही रहा होगा ना? हाँ सर यही रहा होगा। चलिए तो A⁻n इंटू r, अब मैंने यहाँ पे देखा ये तो AP बन गई AP, और AP प्लस हो रही है। तो AP का फॉर्मूला क्या होता है? देखो जब प्लस होती है AP तो AP का फॉर्मूला होता है n/2, और जब लास्ट टाइम गिवन हो तो A+m, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा तो सर फॉर्मूला तो यही होता है AP के सम का? हाँ जी यही होता है, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू n-1 है, क्योंकि n टर्म्स तो यहाँ से यहाँ तक के थे, यहाँ पे तो एक टर्म कम लिया है ना हमने, तो ये n-1 टर्म है, तो n की वैल्यू क्या आएगी? n-1/2, और a यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस l यानी कि n-1 लास्ट टर्म। चेक कर लो, अब -1 से +1 कैंसिल हो चुका है। अब जो बचा है वो है A⁻n इंटू r⁻n-1/2 और इंटू में n, भाई इंटू में n ऐसे लिख दे यहाँ पे, भाई ये n जो बचा है इंटू में, हाँ सर ये बचा, और यहाँ पे आ गया आपका p। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखो मेरे को चाहिए क्या था बेटा, मेरे को देखा मैंने कि मेरे को तो p की पावर 2 चाहिए थी, यानी कि मेरे को p पे स्क्वायर चाहिए था, और मेरे पे p पे स्क्वायर नहीं है, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करना चाहूंगा यहाँ पे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके तो p पे आ गया स्क्वायर, और A⁻n इंटू r⁻n-1/2, और इस पे भी आ गया यूं करके स्क्वायर। लगा दूं ना? सब लगा दीजिए। ओके चलिए ठीक है। अब देखो p का स्क्वायर तो एज इट इज रहा, लेकिन जो यहाँ पे स्क्वायर थे ना उनका हम क्या कर सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ। एक बात तो इसकी पावर में भी n है, इसकी पावर में भी n है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, a की पावर कुछ नहीं इंटू r की पावर n-1/2 और होल पावर में n ले जाऊँ, मतलब ये दोनों पावर में n ले जाऊँ, कर सकता हूँ ना मैं? सर ये तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो, स्क्वायर को अंदर ले आता हूँ, तो स्क्वायर को जब मैं अंदर लाऊंगा तो a पे भी आ जाएगा स्क्वायर, और r की पावर पे भी आ जाएगा, तो स्क्वायर यहाँ पे लगा दूँ n-1/2। नहीं समझे भाई? पावर के पावर इंटू तो होता, तो इंटू में तो लिखा मैंने 2 को, हाँ सर इंटू में लिखा है, और होल पावर n एज इट इज रहा, ये 2 से 2 कट गया। अच्छा ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूँ a इंटू ए, भाई a स्क्वायर था ना, तो 2 बार है तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, जो बचा है मैं उसको लिखना चाहता हूँ। p² बराबर, एक तो ये a बचा है तो इसको बचा रहने देते हैं हम, और साथ में बचा है a, और इसके साथ में बचा है r की पावर n-1। चेक कर लो, r की पावर n-1 और होल पावर n है। अच्छा इसको ऐसे करके ब्रैकेट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, p² तो ऐसे ही रहा, अच्छा ये a भी ऐसे ही रहा, लेकिन इसको अब देख रहे हो a r की पावर n-1, a r की पावर n-1, इसकी जगह मैं b लिख सकता हूँ। सर लिख तो सकते हो, आप तो खेल गए यार, खेलने के लिए तो पैसे देता हूँ मैं, ठीक है। और ये क्या, ये तो प्रूफ हो गया, ये तो प्रूफ करा था, अरे वाह ये तो प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूफ्ड। और उम्मीद कर लूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है या नहीं? आ तो गया होगा यार, देखो झूठ मत बोलना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं आया होगा, आया तो डेफिनेटली होगा, है। चलिए बहुत अच्छी सी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 उतना ही इंपॉर्टेंट है
जितना आपके सामने ये वाला क्वेश्चन था, मतलब दोनों ही जुड़वा भाई कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे, अगर हमें समझ में आ गया क्वेश्चन तो उसका सॉल्यूशन निकालने से कोई ताकत कोई शरत नहीं रोक सकती हमें फिर, है ना। चलिए देखते हैं। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, है ना। ओके, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है शो दैट, आपने कुछ शो करना है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम, अब किस चीज का सम? ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी कि आपने कोई रेशियो निकालना है, और किस चीज का रेशियो निकालना है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 193 एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं, और आपने जो रेशियो निकालना है वो रेशियो है सम ऑफ एन टर्म्स का। किसके साथ? अब वो पढ़ता हूं मैं, देखो ना, कह रहा है कि शो दैट द रेशियो किसका बेटा? ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। अब इसका रेशियो किसके साथ? किसके साथ वाली बात करते हैं? ऑफ अ जीपी, किसी जीपी में, टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम दिस टू दिस। अब देखो इसने ये बोला कि इसका रेशियो आप n+1 टू 2nth टर्म, यानी कि आपने इसका रेशियो इतने से इतने के बीच में जो टर्म्स रहे होंगे उनका सम करो, और उसके साथ इसका रेशियो कितना होना चाहिए? 1/r⁴n होना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोला है भैया। क्वेश्चन में बहुत ही वाहियात चीज बोलते हैं, समझ में नहीं आ रही, कोशिश करते हैं समझने की, है ना। कोशिश तो करें, क्योंकि कोशिश करेंगे तभी हम पार लगेंगे ना। यार एक काम करता हूं, मैं एक एपी बनाने की कोशिश कर, सॉरी जीपी बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि A1 A2 A3, ऐसे ही करते करते यहाँ पे कहीं समवेयर an रहा होगा, मानते हो यहाँ पे, और इसके जस्ट बाद अगला टर्म an+1 रहा होगा सर, बिल्कुल रहा होगा, और ऐसे हम करते गए तो लास्ट में कहीं पे A2n भी रहा होगा। इसमें कोई डाउट है सर? कोई डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन को समझने का टाइम आ गया। क्वेश्चन में ये बोला कि आप रेशियो निकालो इसके सम का, इसके सम का, उसको मैंने SN कह दिया, कह सकता हूं ना मैं। फिर इसने ये बोला कि यहां से लेकर के यहां तक के सम का, तो देखो इसने ये तो बोला n+1 से लेकर के 2n तक के सम का, इसका रेशियो निकालना है, और इनका रेशियो कितना आना चाहिए? 1/r⁴n आना चाहिए, ये इसने क्वेश्चन बोला है। अब बात ये है कि मैंने यहां से लेकर के यहां तक को तो SN कह दिया, और कह भी सकता था, लेकिन यहां से लेकर के यहां तक को क्या कहूं, ये समस्या थी। तो यार एक बात हो, आप यहां से लेकर के यहां तक के को क्या कहोगे? S(2n) नहीं कहोगे, क्योंकि बेटा इसमें 2n टर्म्स हैं टोटल, और S(2n) ही तो कहोगे सर। कहेंगे तो यही, तो 2n में से इस वाले को घटा दो तो ये वाले तो बचेंगे। अबे यार क्या बात करते हो? S(2n) माइनस S(n) कर दें। अब समझ में आया? अब आया लग रहा है थोड़ा बहुत। तो आपको इसका रेशियो किसके साथ? 2n माइनस SN के साथ कितना आना चाहिए? 1/r⁴n। ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ। और हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। और एक बात हूं, क्वेश्चन का 90% काम हो चुका है, जो समझने वाली बात थी वो यही थी। अब तो आप बच्चा कर देगा, और मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यही बात आपको समझानी बहुत जरूरी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको समझा भी दी है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखेंगे, हम बहुत ध्यान से देखेंगे। एक सेकेंड, अरे रुक जा भाई, कहाँ जा रहे हो यार। देखेंगे, देखो सम ऑफ एन टर्म्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं A(r⁴n-1/r-1), यही कहते हैं ना आज तक? हाँ सर कहते तो यही है आज तक, तो यही कहते हैं। ओके, और S(2n) को क्या कहते हैं बेटा? R⁴2n क्या देंगे भाई n की वैल्यू 2n ही तो हो गई है, अपॉन में r-1, यही तो कहेंगे। हाँ सर यही कहेंगे। माइनस S(n) को तो सेम यही कहेंगे, A(r⁴n-1/r-1)। चेक कर लो, और मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, राइट हैंड साइड में निकाल दूंगा, है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक एक चीज बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। A ऊपर तो कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं फिलहाल, है ना, लेकिन मैं नीचे बहुत कुछ कर सकता हूँ बेटा, बहुत कुछ में। मेरा सबसे पहला स्टेप तो यही है कि ए दोनों में कॉमन है, और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से मैं एलसीएम भी ले सकता हूँ दोनों के ना। हाँ सर, तो ए तो मैंने कॉमन ले लिया पहली बात, और मैंने एलसीएम भी ले लिया, तो r⁴2n-1, और ये माइनस, ये हो जाएगा r⁴n, और ये 1 हो जाएगा प्लस का। चेक कर लो, और एलसीएम में आ गया r-1, क्योंकि सेम था एलसीएम, है ना।
इससे बेनिफिट क्या मिला, ये भी कट गया और r माइनस 1 भी कट गया, है ना। चलिए ठीक है, अब जो बचा है उसको देखते हैं। तो r की पावर n माइनस 1 और अपॉन में ये बचा है जिसमें 1 और 1 भी कट गया है। ओके, अब यार एक बात हो, यहाँ पे r की पावर 2n है, यहाँ पे r की पावर n है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ओके यार, r की पावर 2n जो है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं समझ में आ रहा ना आपको, मैं समझा रहा हूँ। r की पावर 2n को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। देखो r की पावर n का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि पावर के ऊपर पावर इंटू हो जाती है तो r की पावर 2n ही तो आएगी। और जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसको दो बार भी लिख सकता हूँ, r की पावर n इंटू r की पावर n, है ना, लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो इसका मतलब आप ये समझो कि ये है ना दो बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब r की पावर n को मैं बाहर कॉमन में भी ले सकता हूँ। ले लूँ कॉमन में इसी स्टेप में, तो जब मैंने अंदर कॉमन लिया तो यहाँ पे दो बार लिखा हुआ था तो एक अंदर रह गया, यानी कि r की पावर n अंदर रह गया, और यहाँ से कुल मिला के 1 ही बचेगा। तो ये भी सेम आ गया, चेक कर लो, तो ये भी पूरा का पूरा कैंसिल। तो बचा क्या, 1 अपॉन r की पावर n विच इज राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। और बच्चों वाकई में ही बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, और सबसे जो खतरनाक चीज थी वो यही थी। ये चीज आपको समझानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आती तो क्वेश्चन का बाल भी बाका नहीं कर सकते थे, ये कह दो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि पेज नंबर 193 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन लिखा है कि इफ ए बी सी एंड डी आर इन दी जीपी, तो यानी कि हमें पहले से दे दिया है कि जीपी जो है वो ए बी सी एंड डी है ना, ए बी सी डी है। ओके, ये एक जीपी है, तो शो दैट दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस, ये आपने प्रूफ करना। दैट्स इट। क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल नजर आ रहा है ना, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। चलिए देखते हैं, देखेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। यार एक काम करते हैं, यहां पे लेट कर लेते हैं आर बी द कॉमन रेशियो। भाई मैंने आर को कॉमन रेशियो मान लिया और ए तो फर्स्ट टर्म है ही है ना। ओके, अब देखते हैं, LHS ले सकते हैं LHS, है ना। तो वी टेक LHS, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहा, लेकिन b स्क्वायर, b जो था वो सेकंड टर्म था, और सेकंड टर्म को बेसिकली हम क्या कहेंगे, ar कहेंगे। तो क्या यहाँ पे ar लिख दूं, और क्योंकि स्क्वायर है तो a स्क्वायर r स्क्वायर लिख देता हूं। सिमिलरली c को, यानी कि c यानी कि थर्ड टर्म को हम क्या कहेंगे बेटा, a r स्क्वायर नहीं कहेंगे, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो a पे स्क्वायर आ जाएगा और r की पावर 4 हो जाएगा। चेक कर लो, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे b, भाई सेम b की जगह a स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और c की जगह ये आ जाएगा a स्क्वायर r की पावर 4, और d कुल मिला के फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a r क्यूब लिखते हैं, है ना, और क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो a पे तो स्क्वायर आ गया और r की पावर 6 हो गया। चेक कर लो भाई, पावर के ऊपर पावर इंटू होता है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यार। ओके, अब बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहां से देखो मैंने देखा कि a सभी में है, तो a स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r की पावर 4, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा देखा कि a तो सभी में था तो a स्क्वायर तो यहाँ पे भी कॉमन नजर आ रहा है, और यहाँ पे r स्क्वायर भी सब में है तो r स्क्वायर भी यहाँ पे कॉमन है, तो अंदर रह गया 1 प्लस r स्क्वायर, यहाँ से बचेगा और यहाँ से बचेगा r की पावर 4। भाई दो बाहर गए तो 4 अंदर रह गए ना 6 में से, जी बिल्कुल। अब देखो a स्क्वायर यहाँ पे भी है, a स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो a की पावर 4 लिख सकते हैं और r स्क्वायर लिख सकते हैं, और दिस इंटू दिस, ये दोनों सेम ही है, देख लो, चेक कर लो। तो दोनों पे होल स्क्वायर लगा दूं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह ऐसे, है ना। ओके, तो मेरे को नहीं लगता कि इसके आगे ये होगा, इसीलिए इसको हम यहीं पे रोकना चाहेंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना के, है ना। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो नाउ वी टेक RHS, है ना, तो RHS इज AB BC CD का होल स्क्वायर, है ना। अब फिर से A तो A है, लेकिन B जो है वो क्या है, भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो लग रहा है, तो A तो A है, B जो है वो सेकंड टर्म है तो उसको AR कहते हैं, C को AR स्क्वायर, है ना। अब आपको समझ आ रहा है, तो B की जगह AR आ जाएगा, है ना। तो जब एक A आ रहा है तो ऐसे नहीं लिख दूं भाई, A पे स्क्वायर कर देता हूँ ना, कर दो सर, कोई बात नहीं।
अब बी और सी आएगा भाई, बी की वैल्यू क्या है ये और सी की वैल्यू ये, यानी कि दोनों का इंटू आएगा प्रोडक्ट। तो देखो ए स्क्वायर बन गया दोनों का प्रोडक्ट किया तो, और आर की पावर 3 बन गई, चेक कर लो, आर क्यूब बन गया है ना। ओके, बीसी के बाद सी डी आएगा बेटा, सी डी, सी डी यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ए स्क्वायर फिर से बन गया और आर की पावर 5 बन गई, 5। ओके, और होल स्क्वायर एच इट इज। ओके, तो मैंने देखा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर सब में था, तो ए स्क्वायर को लेना चाहा मैंने बाहर, लेकिन इसके साथ साथ आर भी सब में था, तो मैंने सोचा आर को भी बाहर ले रहे। तो यहां पे तो 1 बचा, यहां पे बचा एक आर, नहीं आर स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि आर क्यूब है ना यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे बचेगा आर की पावर 4, भाई चेक कर लो 4 ही तो बचेगा। हाँ सर 4 बचेगा। अब देखो ये जो स्क्वायर है ये इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, मानते हो बात। तो जब मैंने इस पे किया तो ये बन गया ए की पावर 4, और जब मैंने इस पे किया तो ये बन गया आर स्क्वायर, और जब मैंने इस पे किया तो इस पे मैंने एज इट इज रहने दिया, कुछ किया ही नहीं, यानी कि इस तरीके से है ना। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर द्वितीय घोषित कर दिया, और मैंने दोनों को एक साथ देखा, तो मैंने क्या देखा कि दोनों सेम है, और सेम है तो इसका मतलब प्रूफ हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 comma we can say what we can say LHS equal to RHS, hence proved, है ना, hence proved। और मेरे बच्चों उम्मीद करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो जो आपको जीपी गिवन थी उसका यूज हमने कुछ इस तरीके से किया है, समझ गए ना बात को। अब आप फटाफट से बहुत जल्दी वीडियो को पॉज करें। चलो मेरे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, पेज नंबर सेम 193। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है कि इनसाइड टू नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन 3 and 81। तो 3 और 81 के बीच में हमने 2 नंबर जब इंसर्ट किए, दैट इज कॉल्ड G1 एंड G2, नाम दिया इनका। तो इन्होंने आगे बोला, क्या बोला इन्होंने आगे, कहते हैं कि सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। तो ये जो सीक्वेंस आपको मिला ये क्या मिला, जीपी मिला। ठीक है भाई, अगर मैंने मान लिया कि ये जीपी है, लेट्स सपोज इन्होंने बोला है क्योंकि, तो 2 नंबर इंसर्ट कीजिए, तो मतलब 2 नंबर कुछ इस प्रकार इंसर्ट करने के जीपी बन जाए। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जीपी बन रहा है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अगर ये जीपी बन रहा है तो मेरे को ये दोनों नंबर बताने हैं। तो यार कितना इजी है यार, तुम भी याद करते हो। देखो ये कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो बेटा A4 बराबर 81 है, तो फोर्थ टर्म को हम क्या कहते हैं, ए आर क्यूब नहीं कहते, 81। तो ए की वैल्यू मेरे को दे रखी है 3, आर क्यूब बराबर 81, चेक कर लो। अब 3 से 27 नहीं आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल होके, तो आर क्यूब बराबर 27, और 27 3 का क्यूब होता है, तो आर इक्वल टू पता चल गया मेरे को 3 है, चेक कर लो। और अगर आर आ गया तो मेरा काम बन गया। अब G1 निकालता हूं नाउ। G1 भाई, G1 दूसरा टर्म है जिसको हम AR कहेंगे, है ना। तो A की वैल्यू 3 और R की वैल्यू भी 3, तो 9 आ गया। अब G2 को हम AR स्क्वायर कहेंगे बेसिकली। तो A की वैल्यू 3, R स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 दिया 27, 27। और बेटा यही 2 नंबर तो इंसर्ट करने थे 9 and 27, जो कि रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बना रहा था, एक जीपी बना रहा था। एक बार चेक कर लें, तो यही होंगे यार। तो दिस एंड दिस आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, है ना। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी, लेकिन मेरे पास स्पेस बहुत सारा है, तो मैं चाहता हूं कि अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, यहीं पे हम करें। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो कि पेज नंबर 193 NCERT है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बताइए, फाइंड कीजिए, सो दैट दिस में बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। यानी कि आपको एक नंबर दे रखा है कुछ इस तरीके से। देखो मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दूं डायरेक्टली, या चलो छोड़ो। GM आपको गिवन है यहाँ पे A रेज़ टू द पावर n प्लस 1, एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं ऐसा ना गलत हो जाए, प्लस B रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस B रेज़ टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन A की पावर n प्लस B की पावर n। ये क्या है बेटा, ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन किसके बिटवीन A एंड B। मैं यहां पे लिखता हूं बिटवीन A एंड B, ठीक है, ये चीज है। तो आपने क्या बताना है, n बताना है। कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसा हमने क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन के लिए भी किया था। तो अकॉर्डिंग टू दी
क्वेश्चन पर्सन के अनुसार ये क्या है बेटा, ये ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बीच का है, तो ए और बी के बीच का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो अंडर रूट ए बी तो लिखूंगा नहीं, बिल्कुल लिखूंगा यार। और इक्वल टू में आपको ज्योमेट्रिक मीन दे भी रखा है, तो आप दोनों को आपस में इक्वेट करा सकते हो, करा सकते हैं ना सर, आपका बस चले तो आप पता नहीं क्या क्या कराते हो। चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये रूट अगर मैं हटा दूं तो पावर हाफ लिख दूं रूट की जगह, ये भी तो काम हो सकता है, कर देता हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, तो जब मैंने इनका 1 के साथ किया तो यहाँ तो सेम ही मिला मेरे को, ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1। लेकिन जब यहाँ पे इंटू हो रहा था तो बेस इक्वल होने की वजह से पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे पावर कितनी है बेटा, हाफ है, यहाँ पे n है, तो बेटा ऐड होके ए की पावर n प्लस हाफ हो जाएगी, और इंटू में बी की पावर हाफ ऐसी रहेगा, है ना। प्लस जब ये इससे इंटू होगा तो ए की पावर हाफ तो ऐसी रहेगा, लेकिन बी की पावर ऐड हो जाएगी, तो बी की पावर n प्लस हाफ हो जाएगी। चेक कर लो, हाँ सर यही होगा, है ना। आगे चलते हैं, देखो लाइक टर्म एक तरफ करने वाला हूं मैं, जैसे कि ए की पावर n प्लस 1, और यहां से ए की पावर वाला ये रहा, ये उठा के इधर लेके आ रहा हूं, तो माइनस का हो जाएगा ये ए की पावर n प्लस हाफ, और इसके साथ में इंटू में बी की पावर हाफ भी है ना। और राइट हैंड साइड में क्या बच गया, ये वाला टर्म बच गया, यानी कि ए की पावर हाफ और इसके इंटू में बी की पावर n प्लस हाफ, है ना। और ये माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बी की पावर n प्लस 1। चेक कर लो, ठीक है। अब देखो हमेशा ना छोटी वैल्यू कॉमन होती है, छोटी वैल्यू, जो भी छोटी वैल्यू है। अब इन दोनों में छोटी वैल्यू तो पावर हाफ वाली होगी ना, तो मैं ए की पावर n प्लस 1/2 को बाहर ले रहा हूं कॉमन, तो अंदर रह गया, जाहिर सी बात है ए की पावर हाफ ही बचेगा, क्योंकि बेटा ये इससे कितना छोटा था, ये इससे हाफ ही तो छोटा था, पावर हाफ छोटा था। चेक कर लो, है ना। और यहाँ पे तो ये पूरा बाहर गया, तो यहाँ पे बी की पावर हाफ बच गया। सिमिलरली इन दोनों में छोटा यही है, तो बी की पावर n प्लस 1/2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ पे तो a की पावर 1/2 बचा, और माइनस बी की पावर हाफ ही तो बचेगा, क्योंकि हाफ ही तो एक्स्ट्रा है ना ये। कमाल कर दिया सर, पूरा उड़ा दो इसको, सेम आ गया क्योंकि। तो बचा क्या, a की पावर n प्लस 1/2, और राइट हैंड साइड में b की पावर n प्लस 1/2। अब इसको उठा के इसके अपॉन में लेके आने वाला हूं मैं, तो a की पावर n प्लस 1/2 अपॉन b की पावर n प्लस 1/2। ओके, और यहां पे क्या रह गया बेटा, अब यहां पे 1 बन गया। अब देखो दोनों की पावर सेम है, हाँ सर सेम है, तो दोनों की पावर में एक साथ लिख सकता हूं ऐसे करके, सर लिख तो सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में 1 है, तो क्या सर मैं 1 की जगह a अपॉन बी की होल पावर 0 नहीं लिख सकता? सर ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है ना। तो अब देखो इससे बेनिफिट क्या मिला कि बेस इक्वल होने की वजह से पावर इक्वल होगी, सो देयरफॉर n प्लस 1/2 इक्वल आ गया 0 के, तो n की वैल्यू मेरे को यहां से मिल गई माइनस 1/2, और यही तो आपसे मांगा था। चेक कर लो, आपसे n की वैल्यू ही तो मांगी थी। तो आई एम डैम श्योर, आई एम 110% श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे फिर। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि पेज नंबर 193 एनसीईआरटी है। तो कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि कोई दो नंबर हैं, उनका सम अगर हम करते हैं तो उन्हीं के ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स आता है ना। ओके, तो शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो इतना। ओके, तो देखो आपने पहले तो नंबर को लेट कर लेना है, लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। अब जो प्रूफ करना है वो देखते हैं। टू प्रूफ, भाई आपने वो दो नंबर का रेशियो ही तो प्रूफ करना है, यानी कि a is to b, है ना, इज इक्वल टू कितना है 3 + 2√2, 3 + 2√2 is to 3 - 2√2। ओके ओके, बस यही है क्वेश्चन, तो इसमें अब देखो मतलब समझते हैं, मतलब समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार, दैट मीन्स प्रश्नानुसार कहते हैं ना, है ना, प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन में लिखा था कि इन दो नंबर्स का समीशन जो है, या सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो बेटा इन दो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन √ab तो होगा, और इसका सम जो है वो 6 टाइम्स है इनके ज्योमेट्रिक मीन के। समझ में आ गई होगी बात, है ना। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, बिकॉज ऑफ ऐसा लगता है कि रूट हटा लेना चाहिए,
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहां पे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, कुछ ऐसी बनेगा। या फिर एक काम करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये मान लेते हैं ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं। और राइट हैंड साइड में क्या बन गया बेटा, 36ab। चेक कर लो भाई, राइट हैंड साइड में तो 36ab बन गया ना सर, बन तो गया। ओके, इसको फिलहाल इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, फिलहाल तो मान लें। चलिए ठीक है, अब दूसरी चीज की बात करते हैं। देखो मैंने अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे भी करके मिल जाए तो काम मेरा बन सकता है। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आपकी निगाह में क्या होगा, आपकी निगाह में यही तो होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, है ना, यही होगा। हाँ सर होगा तो यही, लेकिन अगर मैं इसमें प्लस 2ab अपनी तरफ से कर दूं और फिर से माइनस 2ab कर दूं तो कोई फर्क पड़ता है, सब फर्क तो नहीं पड़ता है ना। तो इससे बेनिफिट क्या मिला, इससे बेनिफिट ये मिला, अगले स्टेप में देखेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये देख रहे हो प्लस 2ab, इसको ऐसे ही रहने दिया आपने इसके साथ में, और इन दोनों को आपने एक साथ में माइनस माइनस 4ab प्लस कर दिया है, माइनस 2ab भाई 4ab बन गया ना, हाँ सर बन गया। और ये बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। चलो इसको भी ओपन करके लिख दूं क्या, नहीं यार रहने दो, कंफ्यूज मत हो। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और इसकी जगह में 36ab लिख सकता हूँ, चेक कर लो भाई, मैं 36ab लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो मैं 36ab लिख रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और माइनस का 4ab एज इट इज, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 32ab आ गया, और लेफ्ट साइड में क्या रहा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। इससे देखो कितना अच्छा बेनिफिट मैंने निकाल लिया कि मैंने 2 इक्वेशन बना ली अपनी, है ना। अब मैं इसको इजीली सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूं, है ना। चलिए ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, कॉमा वी गेट, अब व्हाट वी गेट तो देखने पे पता चलेगा कि क्या मिलता है। अच्छा देखो, इसका मैं साथ साथ है ना एक काम भी कर रहा हूं, स्क्वायर हटा रहा हूं तो इस पर अंडर रूट रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ab बचा, ये बचेगा सर, बचेगा तो ये। ओके, सेम चीज यहाँ पे देखो, a माइनस बी इक्वल टू, भाई यहाँ पे तो अंडर रूट के अंदर 32 आने वाला है ना, क्योंकि इस पे तो रूट नहीं हटेगा ना, और ए बी पे भी रूट आने वाला है, आने दो कोई बात नहीं, आने दो। अब मैं इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करने वाला हूं। तो ये 2a, और देखो दिस प्लस दिस, तो प्लस में ही तो लिखना है, प्लस कर देते हैं, कर देना बेटा प्लस, तो 6 प्लस अंडर रूट 32, और ए बी को चाहो तो आप कॉमन ले लो बाहर, अंडर रूट ए बी, भाई दोनों में ही कॉमन है ना, हाँ सर कॉमन तो है। ओके, अच्छा ये जो 32 देख रहे हैं आप, इसको हम क्या सॉल्व नहीं कर सकते, थोड़ा सा देखेंगे भाई। 32 को 2 से किया तो 16, फिर 2 से किया तो 8, फिर 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया तो 2, फिर 2 से किया तो 1, यानी कि इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, यानी कि यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, ये अंदर आ गया, तो 2 दूनी 4 रूट 2 नहीं लिख सकते इसको 32 को, है ना, लिख तो सकते हैं सर 4 रूट 2 लिख दें। चलो अगले स्टेप में देते हैं, तो a बराबर देखेंगे भाई, ये 2 तो अपॉन में आ गया, तो यहाँ पे 6 प्लस ये बन गया 4 रूट 2, और ये अंडर रूट ए बी ऐसे रहा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड में आएंगे बेटा, इसको रफ भी करना चाहेंगे थोड़ा सा, ये जो एक्स्ट्रा हमने एफर्ट लगा रखे हैं यहाँ पे ना। ओके, तो देखते हैं बच्चों, देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना। और मैं मार्कर चेंज करने की चेष्टा भी करना चाहूँगा यहाँ पे, है ना। तो देखो a इक्वल टू आपको क्या नजर आ रहा है, अरे यार ये वाला मार्कर तो सही से नहीं चल रहा है, दूसरा देते हैं, दूसरा, हाँ ये वाला अच्छा है। तो a इक्वल टू देखो 1/2 एज इट इज, भाई इसमें 2 कॉमन है तो 2 इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया 3, और प्लस में 2 रूट 2, है ना, और साथ में रूट ए भी ऐसे, ये कैंसिल हो गया, तो बेटा ए की वैल्यू मेरे को कहीं ना कहीं 3 + 2 √2 और ए बी अंडर रूट में मिल चुकी है।
अच्छा एक बात और बता दूं आपको, ये जो मैंने करा है ना प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम सिर्फ तभी फॉलो कर सकते थे जब मेरे को यहाँ पे रेशियो चाहिए था, क्योंकि अभी भी ए की वैल्यू नहीं निकली। बेटा देखो ना कायदे से यहाँ पे रूट में तो ए भी बचा है, तो ए की वैल्यू ये निकली नहीं है। वो तो मेरे को पता है क्योंकि मेरे को रेशियो निकालना है और रेशियो में ये ए बी से ए बी कट जाएगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में फॉलो कर दिया। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से होते हैं, ठीक है। हाँ ये बात ध्यान रखना। अब जब मैंने ए की वैल्यू निकाल दी है तो उसको मैं किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरी निकाल सकता हूँ। तो किस में करें, चलो फर्स्ट में कर देते हैं ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस प्रकार थी। ए की जगह ए की वैल्यू डाल दूं 3 + 2√2 ए बी अंडर रूट में, और क्या है प्लस बी, और उस तरफ क्या है बेटा 6√ab 6√ab। भाई ये तो है, चेक कर लो, यही ना थी है। अब देखो इस b की वैल्यू कितनी आती हुई दिख रही है आपको, b = 6√ab ऐसे ही रहा, और ये पूरा का पूरा उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस में 3 + 2√ab है ना, चेक कर लो। ओके सर बिल्कुल ठीक है। अब ये √ab कॉमन ले लें यहां से, तो अंदर क्या रह गया, यहां से 6, यहां से माइनस, फिर ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3 माइनस का और 2√2 भी माइनस का हो गया, और बाहर ए भी कॉमन है। तो b = भाई 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और माइनस का 2√2 और अंडर√ab, और ये क्या मेरा काम बन चुका है बच्चों। b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, अब रेशियो निकाल दो। नाउ रेशियो या रिक्वायर्ड रेशियो, तो बेटा रेशियो किसका, a/b तो निकालना था आपने, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, चेक करो, 3 + 2√2 और इसके साथ में अंडर√ab, और b की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 - 2√2 और इसके साथ में भी ab। मैंने यही तो बोला था आपसे कि a b से भी कट जाएगा रेशियो निकालने के लिए। तो बेटा a/b = क्या देख पा रहे हो आप, 3 + 2√2 3 - 2√2, और आई एम डैम श्योर कि आपको यही प्रूफ करना था। चेक कर लो सर, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, लेकिन बच्चों ये इससे होता नहीं। ये इससे हो क्यों गया आपको पता है ना, मैंने अभी रीजन दिया आपको, क्योंकि रेशियो निकालना था, है ना। तो हैंस प्रूफ्ड। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो ना, आप पूरा बोर्ड भर गया, तो क्वेश्चन तो बेहतरीन है ही है। चलिए फटाफट से वीडियो पॉज करके दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि सेम पेज 139 एनसीईआरटी है, सॉरी 139 है 193। तो इसमें लिखा है कि इफ ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो बेटा 2 पॉजिटिव नंबर्स के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो आपको दे दिया है, क्या है बेटा, वो a है, और जो ज्योमेट्रिक मीन है इन्हीं के बीच का वो g है। इन्होंने ऐसा बोला है ना। ओके हम मान लेते हैं ऐसा ही, जैसे ये बोल रहे हैं 2 पॉजिटिव नंबर्स और प्रूफ दैट द नंबर्स आर दिस। तो आपने वो नंबर्स को प्रूफ करना है इस तरीके से, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे ही है। एक काम करते हैं, पहले वो नंबर लेट कर लेते हैं, लेट द 2 पॉजिटिव नंबर्स, है ना, 2 पॉजिटिव नंबर्स आर a एंड b, है ना। ओके तो देखो 2 प्रूफ जो आपने सत्यापित करना है। तो इन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला कि वो 2 नंबर वो जो है वो कुछ इस प्रकार है, यानी कि एक नंबर आपका है a प्लस अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर है a + g a - g, a + g और a - g, और जो दूसरा है यानी कि p वो है a - सेम, यानी कि a + g और a - g। ओके तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात को समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे समझ में आ भी जाएगा। ये अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में क्या कोई रिलेशन नहीं हो सकता क्या? याद करो, मैंने आपको रिलेशन समझा रखा है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच का क्या होता है? सर याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगर याद नहीं भी आ रहा है तो हम याद दिलाने की कोशिश करते हैं। देखो वी हैव अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए, होता क्या है? होता है a + b/2,
इक्वल टू ए, तो ए प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू जी, तो होता क्या है, अंडर रूट ए बी इक्वल टू जी, तो ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर, है ना। अब इतना तो याद आ ही गया होगा, हाँ सर इतना तो याद आया है ना। अब एक बात और, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिक्र कर लेते हैं। तो बेटा अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, लेट ए एंड बी द रूट्स, यानी कि जीरोस भी कह सकते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, वो भी लिख लें, दैट इज k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस होता है ना, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होती है। अगर a और b इनके जीरोस है तो, हाँ सर तो यही होगी। तो यार k तो k एडजस्टमेंट के लिए होता है, वो आपको ही पता है। एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, माइनस a प्लस बी की जगह मैं क्या 2a नहीं लिख सकता, लिख सकते हो सर 2a इंटू एक्स ऐसे रहा, और ए बी की जगह क्या मैं जी स्क्वायर नहीं लिख सकता, ये भी लिख सकते हैं। अच्छा k तो एडजस्ट हो चुका, तो k तो हटा ही दो एक तरीके से, है ना। चलो यहीं पे हटा दिया k को। अब इसके जीरोस निकालने हैं, तो इसके जीरोस मैं कैसे निकाल सकता हूँ बेटा, तो इसके जीरोस में भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक काम करता है पहले राइट हैंड साइड में भी जीरो लिखो, वरना गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इक्वेशन को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों होती है। अब इसके जीरोस कैसे निकालें, नाउ x इक्वल टू इसके जीरोस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, भाई अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, है ना, फॉर्मूला तो ये कहता है। तो x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस का 2a, प्लस माइनस अंडर रूट डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। डी क्या होता है बेटा, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2a, तो बी स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू जी स्क्वायर, और अपॉन में 2a, तो a की वैल्यू 1 है, चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है। तो मेरे बच्चों x इक्वल टू, देखो ये तो माइनस माइनस प्लस का 2a हो गया, और प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर करूंगा प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, और a का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर ही आएगा, माइनस देखो 4g स्क्वायर ही तो आ रहा है यहाँ पे, ओके, अपॉन में 2। यहां तक आपको तनिक भी डाउट नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, है ना, होना भी नहीं चाहिए। अब यहां पे थोड़ा सा देखते हैं हम बाकी का बचा हुआ पोर्शन। देखिए भाई x इक्वल टू, यहां से 2a तो ऐसे ही रहा, अभी मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा, प्लस माइनस, भाई 4 कॉमन है, और 4 जब रूट के बाहर आएगा तो 2 ही तो लिखा जाएगा, तो 4 को मैंने 2 लिख दिया, और अंडर रूट के अंदर क्या बचा बेटा, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बचा, है ना, हाँ सर बचा तो नहीं, अपॉन में 2 है, चेक कर लो ये वाला। अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, x इक्वल टू, भाई यहाँ से 2 कॉमन ले लो सर, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ से a, यहाँ से प्लस माइनस, और यहाँ से ये अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दे, a प्लस बी ए माइनस बी, लगा दो सर, a प्लस बी और a माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में जो था वो 2 था, वो 2 से 2 कैंसिल। तो x क्या है बेटा, x जीरोस है, और जीरोस को हमने क्या माना है, a और b माना है, और a और b ही तो बेटा क्या थे, वो 2 नंबर थे जो हमने लेट किए थे। तो व्हाट वी कैन से, देखो x इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी, a माइनस जी, और यही आपको प्रूफ करना था, देखो ठीक है। देयरफॉर a इक्वल टू, भाई a इक्वल टू एक बार प्लस का ले लो, समझे नहीं समझे, और b जो है वो दूसरा रूट है, उसको माइनस का ले लो, हेंस प्रूफ। कैसा लगा, अच्छा लगा ना, फटाफट से वीडियो को बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हिंट देने वाला बहुत इजी है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है यार, 1 घंटा क्रॉस हो गया है ना। तो कहता है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर,
यानी कि किसी सर्टेन कल्चर में जो बैक्टीरिया है वो हर घंटे में डबल हो जाते हैं अपने के, है ना, डबल हो जाते हैं, ठीक है, ओके, डबल्स एवरी आवर। कहता है कि इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, तो 30 बैक्टीरिया अभी एट प्रेजेंट है और हर आर में डबल हो रहे हैं, 60 हो जाएंगे, फिर ये 120 हो जाएंगे, फिर 240 हो जाएंगे, एंड सो ऑन। ऐसे हो रहे हैं बेटा? जी सर बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं। तो अब आगे की बात करेंगे, आगे की बात करेंगे, डबल होते होते कहां तक पहुंचेंगे ना, ये बात करेंगे बस। तो इन्होंने ये बोला है इफ देयर वर 30% बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आर। तो सेकेंड आर के एंड में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे हमने ये बताना है ना, सेकेंड आर के एंड में, है ना। तो सेकेंड आर के एंड में बेटा ये वाले बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होने चाहिए बेटा, ये पहले, ये तो अभी प्रेजेंट है, ये पहले आर के एंड में है, ये सेकेंड आर के एंड में होंगे नहीं होंगे? सर बिल्कुल होंगे। तो सेकेंड आर के एंड में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो कितने आए हैं? 120। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में भी आ गई होगी। और यहाँ पे आप देखो ना यार, अगर आप उसको देख रहे हो, किसको, आर को, तो वो आर की वैल्यू 2 आ रही है, तो थर्ड टर्म निकाल दो, आप खुद से भी निकाल सकते हो, है ना, एट द एंड ऑफ सेकेंड आर। और आगे क्या बोला था? फोर्थ आर के एंड में यानी कि यहाँ पे समवेयर, यहाँ पे कितने होंगे, यानी कि फिफ्थ टर्म निकालना है ना। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आर के एंड में 24 दूनी 48, 480 होनी चाहिए, चेक कर लो। और वैसे भी आपको पता है कि कैसे निकालना है, 5वां टर्म निकालना है, ए आर की पावर 4 कर देना, दैट्स इट। आर की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 30 है, आपको पता ही है, ओके। तो यहाँ पे जो भी आएगा 480 आ रहा है क्या, 24 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, हाँ बनना तो 480 चाहिए, हाँ बिल्कुल 480 आ रहा होगा, है ना, ओके। और इसने लास्ट में क्या बोला है? एंड nth आर, तो nth आर के एंड में भी पूछा है, तो nth आर के एंड में जब हम निकालेंगे तो आप सिंपली कौन सा टर्म निकाल देंगे? n+1 टर्म निकाल देंगे। तो n+1 टर्म कैसे निकालेंगे भैया? ए आर रेज़ टू पावर n, भाई ये कम होता है ना इससे, तो ए की वैल्यू कितनी है? 30, आर की वैल्यू 2, इसकी पावर n। मेरे ख्याल से शायद मैं भी आंसर यहीं पे छोड़ा हो, और यहाँ पे नहीं छोड़ा होगा तो बात एक अलग है, यहीं पे छोड़ा यार, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। समझ में आई नहीं यही बात बेटा? देखो किसी कल्चर में जो बैक्टीरिया है एट प्रेजेंट अभी 30 है, कहता है कि हर आर में, हर घंटे में वो डबल हो जाती है। तो ये तो अभी है, 1 घंटे बाद इतने हो गए, 2 घंटे बाद इतने हो गए, 3 घंटे बाद इतने हो गए। देखो आफ्टर 1 आवर है, आफ्टर 1 आवर, ये क्या है? आफ्टर सेकेंड आवर, ये क्या है? आफ्टर थर्ड आवर, ये आफ्टर फोर्थ आवर है ना, समझ गए? तो आफ्टर सेकेंड आवर ये था आंसर, आफ्टर फोर्थ आवर ये था आंसर, है ना। और nth आवर, चलिए ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं था। अब जो क्वेश्चन नंबर 31 है, पेज नंबर सेम 193 NCERT, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। वैसे तो ये भी बिल्कुल बेसिक ही लग रहा है। हाँ, कहता है कि व्हाट विल ₹500 amounts to in 10 years after it deposit in a bank which pays annual interest rate 10% compounded annually। तो देखो कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि कितने रुपए, 500 रुपए है, उसको डिपॉजिट किया जाता है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% पर एनम पे, है ना, ओके। और कितने साल के लिए बेटा? 10 साल के लिए ही बोला गया है ना। तो टाइम आपको दे दिया 10 साल, 10 ईयर। तो आपसे क्या बोला, एक बार और पढ़ देता हूं। कहता है व्हाट विल ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर, यानी कि 500 रुपए 10 साल में कितने का अमाउंट बन जाएंगे, ये आपने बताना है। तो 10वें साल का अमाउंट आपने बताना है बेसिकली, है ना। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। जब भी कंपाउंड अमाउंट की बात हो रही है तो कंपाउंड अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का, क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल 1 + r रेज़ टू पावर n, ये फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो PRT अपॉन 100 कर देते हैं ना, ओके। और आपने 10वें साल का, यार देखो पहले साल आपके पास 500 रुपए थे, बात को समझना। दूसरे साल क्या रहा होगा? इस 500 में इसका इंटरेस्ट मिलके यहाँ पे समवेयर कुछ अमाउंट आया होगा। तीसरे साल इस जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल था उस पे इंटरेस्ट मिलके यहाँ पे आया होगा। चौथे साल फिर ऐसे ही आया होगा। ऐसे 10वें साल पे वो कितना आया वो आपने बताना है। तो कुल मिला के ये एक जीपी बन रही है, तो 10वां टर्म आपसे मांगा गया है यार, इतनी बात तो है। तो 10वां टर्म हम कैसे निकालेंगे यार? अच्छा ये भी छोड़ो कि जीपी बन रही है नहीं बन रही, छोड़ो, हमें 10वां टर्म निकालना है, 10वां साल का अमाउंट। तो हम सिंपली 10वें साल का अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं क्या? देखो कैसे, तो हमने सिंपली क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया 1 + r रेज़ टू पावर n
प्रिंसिपल है 500, 1 प्लस आर, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा 10/100 की पावर n यानी कि 10। अब देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म और एक पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया 500, और 1 में ये 0.1 प्लस होगा तो 1.1 हो जाएगा की पावर 10। मेरे ख्याल से यहीं पे छोड़ दो, इसके आगे क्या ही करोगे आप, इतना इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में भी आ गई होगी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है 32, उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो बेटा मैं यहीं पे कराऊंगा उसको भी, कितना स्पेस मेरे लिए बहुत रहेगा, इनफ है। तो एक बार लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, है जल्दी से देखेंगे बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32, ओके देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। कहता है कि इफ am एंड gm ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। देखो आपको am भी दे दिया 8 और gm भी दे दिया, आई थिंक 5 बोला था ना, फिर से चेक कर लेते हैं, 8 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांग ली गई है ना। तो अभी अभी आपको रिलेशन बताया था। देखो लेट करते हैं हम, लेट a एंड b बी द जीरोस, या फिर रूट्स भी कह सकते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज के खैर एडजस्टमेंट के लिए लिखते हैं, वो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम यानी कि a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0 है। ओके, ये होती है बच्चों है। अब देखेंगे बहुत ध्यान से भाई, am क्या था, am था आपका 8, होता क्या है a प्लस बी बाई 2 होता है, अगर वो नंबर a और b है तो, है ना। तो बेटा ये 8 2 16 हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 16। अब gm 5 है, gm होता क्या है, अंडर रूट ए बी होता है, तो बेटा ए बी इक्वल टू 25 हो गया, चेक कर लो, स्क्वायरिंग कर दी ना बोथ साइड। चलिए अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है, तो मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर a एंड b है ना। ओके, जिसके रूट्स a एंड b है, हुज रूट्स आर a एंड b। ओके, क्या है बेटा आपकी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, a प्लस बी की जगह 16 आ सकता है इंटू में एक्स, और ए बी की जगह 25 आ सकता है इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से तो आपसे यही मांगा गया था और ये आपने निकाल भी दिया, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। बट बिफोर दैट मैं एक बार आंसर चेक कर दूं, उसके बाद आप चाहो तो हम क्लास को ओवर कर लेंगे। बट एक बार आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 25 इक्वल टू 0 बिल्कुल सही जवाब है। और एक बार पेज पलट के देख लेता हूँ, नहीं थैंक गॉड लास्ट क्वेश्चन था, खत्म हो चुकी है एक्सरसाइज ना। तो बच्चों पहले तो आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 32 के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 9.3 है वो हमने पूरी तरीके से खत्म कर ली है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो फिलहाल आपसे इतना ही कहना है कि बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, उसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 9.4।